नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। आरबीआई की मौद्रिक नीति की आज होगी घोषणा। देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा रिपोर्ट आएगी सामने। रेपो रेट पर टिकी सभी की निगाहें। लाल सागर में भारतीय पोत पर हमला, सभी 13 नागरिक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की, कहा वाणिज्यिक जहाजों पर रुकना चाहिए हमले। आने वाले 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर और उससे सटे राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों से मुलाकात और राहत कार्यों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे असम। और दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीड के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को मिली 5वीं वरीयता। आज होगी ड्रॉ की घोषणा। सभी समाचार विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक पर विचार और चर्चा की जाएगी। वित्त संबंधी 2 विधेयक, बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा होगी। बैंक कार वही साक्ष्य विधेयक 135 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी आधार मिलेगा। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। तो 135 वर्षीय कानून की जगह लेगा ये नया विधेयक और साफ तौर पर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। डिजिटल रिकॉर्ड बनेंगे वैध साक्ष्य। बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 क्लाउड दस्तावेज अदालत में मान्य किए जाएं, इस बात का प्रावधान ये विधेयक करता है। साथ ही साथ प्रमाणित डिजिटल कॉपी पर्याप्त साक्ष्य मानी जाए, इस बात का प्रावधान भी ये विधेयक करता है। वहीं कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। तो कराधान संशोधन विधेयक में क्या खास है वो आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि भरोसेमंद बनाना और साथ ही साथ विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को और भी बढ़ावा मिल सके। तो वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव करता है कराधान संशोधन विधेयक। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव करता है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। तो 1956 के कानून में संशोधन करेगा ये और इसके साथ साथ कुल जजों की संख्या को भी बढ़ाएगा, जहां 34 से बढ़कर ये संख्या 38 हो जाएगी। भारत को वैश्विक निवेश, विनिर्माण और कारोबार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। जानकार बता रहे हैं कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, मेक इन इंडिया को गति देना और कारोबार को आसान बनाना है। आइए देखते हैं इस विधेयक की प्रमुख बातें। विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद और स्पष्ट कर व्यवस्था, यही इस विधेयक का मूल उद्देश्य है।
सरकार चाहती है कि वैश्विक निवेश फंड, क्लाउड कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशक भारत को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाएं। ग्लोबल फंड मैनेजरों के लिए आसान नियम होंगे, नीति और टैक्स व्यवस्था में निश्चितता आएगी। भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावों के तहत विदेशी फंड मैनेजरों के लिए भारत में काम करना आसान बनाया जाएगा। वहीं रीट और इन्विट में निवेश करने वालों को लाभांश पर मिलने वाली कर छूट जारी रखने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा डेटा सेंटर क्षेत्र में कई मंजूरी प्रक्रियाएं हटाने और लीज मॉडल की अनुमति देकर भारत में बड़े एआई डेटा सिटीज विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। रीट और इन्विट निवेशकों को राहत होगी, डेटा सेंटर नियम आसान होंगे, एआई डेटा सिटीज को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़े कर प्रोत्साहनों की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और इनके प्रमुख पुर्जों को स्पष्ट रूप से इस दायरे में शामिल किया गया है। साथ ही मुंबई और सूरत में रफ डायमंड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए विदेशी डायमंड माइनर्स और उनसे जुड़े कारोबारियों को भी कर राहत देने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर को 15 साल तक कर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर सहित प्रमुख उत्पाद इसमें शामिल होंगे। रफ डायमंड ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारतीय बॉन्डेड वेयर हाउस में कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को आय को 15 वर्षों तक कर मुक्त करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे अनुपालन का बोझ कम होगा, कारोबार आसान होगा और भारत वैश्विक विनिर्माण तथा सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। बॉन्डेड वेयर हाउस पर टैक्स छूट होगी, कारोबार करना आसान होगा। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार का मानना है कि ये प्रस्ताव भारत में निवेश, विनिर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देंगे। साथ ही कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाकर भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा आज संपन्न होगा। राष्ट्रपति 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर हैं। आज दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति बरहमपुर से भुवनेश्वर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह बरहमपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। कल राष्ट्रपति ने तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की आज घोषणा होगी। सोमवार से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद आज समिति अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। इस बैठक के फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से सुबह 10 बजे किया जाएगा। माना जा रहा है कि समिति नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। जून की पिछली बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया था। महंगाई के रुख और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ये पोत 4 अगस्त 2026 को हमले के बाद डूब गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस बयान के जरिए इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस हमले की निंदा की। सर्बानंद सोनोवाल ने डीजीएमए को निर्देश दिए हैं कि वो सभी एजेंसियों के साथ मिलकर उस इलाके में भारतीय नाविकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें और बचाए गए क्रू को हर जरूरी मदद देने के लिए तुरंत कदम उठाएं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।
बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद ने धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन, निवेश और शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव साफ देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 7 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही वहां एक नए युग की शुरुआत हुई। 5 अगस्त 2019 को देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही मायनों में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को पूरे होते देखा। मोदी सरकार के इस एक फैसले ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अलगाववाद को जड़ से उखाड़ने का काम किया, बल्कि वहां तरक्की की भी नई इबारत लिखी। दरअसल 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के जारी होते ही अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के करीब 170 कानून जो यहाँ लागू नहीं होते थे, वो इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए। साथ ही राज्य के 334 कानूनों में से 164 को निरस्त किया गया और 167 कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया। धारा 370 से मिली आजादी के बाद घाटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काफी मजबूत हुई है। इस दौरान वहां हुए तमाम चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच वाल्मीकि समुदाय, गोरखा लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पहली बार राज्य के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। नए मूल निवासी कानून के तहत 15 वर्ष से रहने वाले व्यक्ति आदिवासी माने गए। साथ ही राज्य से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा आयुष्मान भारत और PM किसान योजना का लाभ अब सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं ना कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों का भरोसा बढ़ने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल आया है। 2020 से पहले यहाँ सिर्फ 69 अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो अप्रोक्सीमेटली 1800% जो है बूम हुआ है स्टार्ट परसेंट। उसमें आप देख सकते हो कि 1800 से ज्यादा स्टार्टअप्स नए रजिस्टर्ड हुए। वहीं इस सुधरती स्थिरता और बेहतर माहौल ने स्थानीय युवाओं के भविष्य को भी संवारा है। जहां 7 दशकों में मात्र 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, वहीं पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़कर लगभग 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दूसरी तरफ पिछले 4 वर्षों में ही स्वरोजगार योजना के तहत 9,81,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए कश्मीरी केसर को GI टैग मिला और सेब के लिए लागू इंटरवेंशन स्कीम से बाजार में कीमतें स्थिर हुईं। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था सुधरने का सबसे बड़ा असर पर्यटन उद्योग पर दिख रहा है। 2024 में इतिहास में सबसे ज्यादा 2.3 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो जमीनी स्तर पर लौटती शांति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर 80,000 करोड़ रुपए की 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं में से 53 पूरी हो चुकी हैं। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुए विकास का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है।
इस दौरान नए स्वीकृत 50 कॉलेजों में से 48 को चालू कर दिया गया है। साथ ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रामबाग फ्लाईओवर खोला गया। IIT जम्मू को अपना कैंपस मिला और ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सुरंगों का भी नया जाल बिछा है। वहीं गुलबर्ग में भारतीय शीतकालीन खेलों का सफल आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में आए इस क्रांतिकारी सुधार ने यहाँ आम जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पुनर्जीवित कर दिया है। प्रतिवर्ष होने वाली हजारों पत्थरबाजी की घटनाएं अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। ऐसे में 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर भय मुक्त होकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद राज्य तरक्की की नई राह पर है। आज जम्मू कश्मीर भय मुक्त होकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या कहते हैं इस बारे में राज्य के ही लोग, आइए सुन लेते हैं। देखिए, ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में चेंजेस देखने को मिली है। एज अ टूरिज्म स्टेक होल्डर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा हमेशा ये खदशा और एप्रीहेंशन रहता था कि कब कश्मीर बंद होगा, कब पथराव होगा, किस सीज़न में कहाँ पे कौन सा ब्लास्ट होगा जिसकी वजह से टूरिज़्म को प्रॉब्लम होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की देन से और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाए हैं उसकी वजह से पिछले आई वुड से 7, 8, 9 साल जब से भी आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुआ है तब से ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। पीसफुल माहौल है, एक्सेप्ट जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगांव में हुआ था, बट लॉन्ग लेग 3-3, 4-4 साल के लिए कुछ हुआ नहीं और डेवलपमेंट बहुत सारी हुई कि पिछले 6-7 साल में जो डेवलपमेंट यहाँ यूथ को लेके हुई है, जो इनिशिएटिव्स यंगस्टर्स को लेके किए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं, वो वाकई में बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते थे, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स रहा करती थी। सो एक यंगस्टर को वो मौका नहीं मिलता था कि वो अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सके। लेकिन आज के वक्त में देयर आर नो स्ट्राइक्स। बच्चे अपने स्कूल्स हर दिन जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एवेन्यूज़ नए उनके लिए खोले जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे बड़े मेरे लिए जो एक अचीवमेंट मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे जो किसी की जान अब नहीं जाती है। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स काफ़ी हो सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज अगर घर से कोई बच्चा निकलता है तो उसकी माँ को पता होता है, आज अगर कोई भाई घर से निकलता है उसकी बहन को पता होता है, आज कोई बाप अगर घर से निकलता है उसके बच्चों को पता होता है कि हमें इसको खोने का कोई डर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। बाकी रहा सवाल यहाँ की इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आपने देखा कि अभी कश्मीर में पहली बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी होती है ये हम सब लोगों को पता है। तो लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट उन्होंने किया है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, दे हैव स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट दे कैन इन्वेस्ट इन कश्मीर। 5 अगस्त 2020 यानी आज से ठीक 6 साल पहले अयोध्या में इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। लंबी कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी दिन पीएम मोदी ने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 अगस्त 2020 अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। ये शुभारंभ था रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये वही जन्मभूमि है जो सनातनी मान्यताओं, ग्रंथों और कथाओं में जीवंत है। ये वही भूमि है जहाँ त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर सरयू तट के किनारे अवस्थित अयोध्या नगरी में
त्रेता से लेकर 16वीं सदी तक प्रभु श्री राम और उनके प्रति आस्था रखने वालों का प्रमुख केंद्र बना रहा। लेकिन 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर द्वारा जन्मभूमि पर मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। श्रद्धालुओं के बीच प्रभु श्री राम के प्रति आस्था तो बरकरार रही, लेकिन वो अपने आराध्य के पूजन अर्चन से वंचित रहने लगे। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। संघर्षों का दौर शुरू हुआ, गुलामी की सदियां भी बीतती रहीं। साल 1949 में कानूनी लड़ाई शुरू हुई, दशकों तक ये चलता रहा। साल 2019 में 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जन्मभूमि का मालिकाना हक हिंदुओं को सौंप दिया। 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ और 5 अगस्त 2020 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, तो वहीं 22 जनवरी 2024 को मंदिर का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। सबसे गंभीर स्थिति पूर्वोत्तर भारत में बनी हुई है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा डिब्रूगढ़ पहुंचे और बाढ़ प्रभावित शिवसागर साथ ही साथ चराईदेव जिलों का दौरा करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया को वो जानकारी देंगे। वहीं उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत में मानसून की गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और तूफानी मौसम की आशंका जताई गई है। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम और मध्य भारत में भी मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर तेज रहने का अनुमान है। कई स्थानों पर जलभराव और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई गई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी बारिश की संभावना है। केरलम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ और भूस्खलन से हालात कई जिलों में गंभीर बन गए हैं। 1 से 4 अगस्त के बीच राज्य में 205.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 73.2 मिलीमीटर होती है। यानी सिर्फ 4 दिनों में राज्य में सामान्य से 181% अधिक बारिश हुई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कराईकल में गरज चमक के साथ तूफानी मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
भारत तिब्बत चीन सीमा व्यापार के तहत भारतीय व्यापारियों का पहला दल चीन से व्यापारिक वस्तुएं लेकर सुरक्षित वापस लौट आया है। लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद 1 अगस्त से दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। इस दिन जो 16 भारतीय व्यापारी चीन गए थे वो बीते रविवार शिपकीला के रास्ते भारत पहुंचे, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी के बीच उनके सामान की जांच की। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति हुई है। मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही रूबियो ने यह भी बताया कि पराग्वे के उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना के साथ रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जापान ओपन चैंपियन पीवी सिंधु को आगामी BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9वीं वरीयता दी गई है, जबकि 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता मिली है। ये प्रतियोगिता 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। सिंधु और सात्विक चिराग के अलावा पूर्व विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को पुरुष एकल में 14वीं वरीयता मिली है, जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को 15वीं वरीयता दी गई है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।